नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। दोस्तों, हमारा समास का टॉपिक चल रहा है और पिछली क्लास में अपन ने अव्ययीभाव के विषय में चर्चा की थी। पिछली क्लास में अव्ययीभाव समास में अपन ने अव्ययीभाव के जो अव्यय हैं वो कितने अर्थों में प्रयुक्त होते हैं उसके विषय में चर्चा की थी। 16 अर्थों में प्रयुक्त होने वाला जो अव्यय है वो कौन कौन से रूप में, किस किस रूप में आता है उसकी चर्चा हमने की। फिर उसके बाद में जाते जाते अंत में अपन ने संख्या वंशन नदीविश्चय जो सूत्र हैं उनके द्वारा संख्यावाचक शब्द के साथ वंशे सूचक शब्द का और नदी सूचक शब्दों का जो समास होता है अव्ययीभाव, उसके विषय में चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज अव्ययीभाव समास को आगे और कौन कौन से नियमों के साथ या संख्या शब्दों के अलावा अव्ययों के साथ और कौन कौन से अर्थों में जो है वो अव्ययीभाव होता है उसकी चर्चा इस क्लास में करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो अपना नियम है अव्ययीभाव समास का वो ये है शुप प्रत्यना मात्रार्थे। अगला नियम शुप प्रत्यना मात्रार्थे। ये जो अगला नियम है अपना वो ये है शुप प्रत्यना मात्रार्थे। अब देखिए ये जो सूत्र लिखा है इसमें प्रत्यना जो पद है उसमें तृतीया दे रखी है, हरि का हरिना, कवि का कविना, प्रति का प्रतिना, और जो सुप है उसमें प्रथमा विभक्ति जगत, वैसे ही सुप ऐसे, ठीक है ना। तो आप यहाँ ध्यान दें तो इसका जो सामान्य अर्थ अपन निकालेंगे वो ये जिसमें तृतीया विभक्ति है ना, तृतीया विभक्ति वाले पद को तो दूसरे पद में रूपेंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे सुबंत का, किसी सुबंत का या समर्थ सुबंत का प्रति अव्यय के साथ, समर्थ सुबंत का प्रति अव्यय के साथ मात्रा अर्थ में, मात्रा मतलब स्वल्प अर्थ में अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास होता है। इसकी पहचान क्या है? सरल भाषा में आप ऐसे समझ लें, यहां आपको कोई संज्ञा पद मिलेगा, संज्ञा पद, और फिर उसके बाद में आपको दिखाई देगा कौन सा? प्रति। संज्ञा पद के साथ जहां प्रति दिखाई दे फिर वहां पर आप अव्ययीभाव समास करेंगे। और उत्तर विग्रह की हम बात करें तो विग्रह में आप ऐसे कहेंगे पूर्व पद में षष्ठी, पूर्व पद में षष्ठी, अंत में लेस है। चलो विग्रह को हम अलग से चर्चा कर लेते हैं, इसको विग्रह में हम अलग से ही चर्चा कर लेते हैं इसकी। आप तो पहचान बस इतनी ध्यान रख लें, इसकी जो पहचान मिलेगी आपको वो ये मिलेगी, संज्ञा पद के साथ क्या मिलेगा आपको? प्रति दिखाई देगा। विग्रह है, विग्रह में आप ये ध्यान रखना पूर्व पद में षष्ठी एक वचन होगा, अंत में प्रति के स्थान पर मात्रा सूचक पद क्या हो जाएगा? लेस है। ये अंत में आपको मिलेगा क्या? लेस है। कोई भी उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं। उदाहरण है आपके पास शाक प्रति, ये उदाहरण शाकाहार मतलब सब्जी, प्रति मात्रा अर्थ में, तो संज्ञा पद आ गया शाक, उत्तर पद के रूप में क्या है? प्रति। यहाँ पर आपको जो अव्यय पद मिलेगा वो उत्तर पद के रूप में मिलेगा क्योंकि प्रति में तृतीय विभक्ति है। और मैंने जब अव्यय अपने समास की जब पहली क्लास स्टार्ट की थी उसमें मैंने कहा था अगर आपको कोई सूत्र दिखाई दे उस सूत्र में जिस पद में तृतीय विभक्ति है वह पद समस्त पद में आपको उत्तर पद के रूप में मिलेगा। तो जैसे शाक प्रति, उत्तर पद में प्रति आ गया ना, ये अव्ययीभाव समास है। अब ये जो अव्ययीभाव समास है वो कौन से अर्थ में है? मात्रा अर्थ में, अल्प मात्रा के अर्थ में, स्वल्प यानी बहुत कम अर्थ की मात्रा जो है उस अर्थ में आपको यहाँ प्रति के साथ में समास मिलेगा। विग्रह कैसे करेंगे? आपको जो पूर्व पद दिखाई दे उस पूर्व पद में षष्ठी एक वचन, तो षष्ठी एक वचन का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा क्या? शाकस्य। षष्ठी एक वचन में हो गया शाकस्य, ठीक है। और फिर उसके बाद में लास्ट में क्या लिख देंगे? लेस है, शाकस्य लेस है। शाक की अल्प मात्रा, बहुत कम शाक, ऐसे कह दें।
ठीक है। इसी प्रकार अन्य जो उदाहरण है इसके, ये प्रमुख उदाहरण है, अन्य उदाहरण हो रहे हैं उनकी चर्चा कर लें। जैसे सूप प्रति, सूप प्रति, इसी प्रकार जैसे सत्य प्रति, ऐसे, ठीक है ना। ये इसके अन्य उदाहरणों की हम चर्चा कर लें। विग्रह वही तरीका, षष्ठी कर दो, सुपस्य, सुपस्य, आगे कर देंगे क्या, लेस है, तो यहां सत्यस्य, सत्यस्य, फिर आगे क्या हो जाएगा, लेस है, ऐसे। तो सुप प्रतिना मात्रार्थी, यह नियम ऐसे कहता है कि मात्रा अर्थ में, मात्रा अल्प में, अल्प स्वल्प अर्थ में किसी सुबंत का प्रति अव्यय के साथ यदि समास हो तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। और अव्ययी भाव समास होता है तो विग्रह जो करेंगे तो पूर्व पद जो आपको दिखाई दे उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, और प्रति जो है उसके स्थान पर मात्रा अर्थ में पद जुड़ जाएगा, कौन सा, लेस है। इस तरीके से आप यहाँ समास विग्रह जो है वह करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगला नियम, अगला नियम चर्चा करते हैं। अक्षशलाका संख्या परेणा, अक्षशलाका संख्या परेणा, ये अपन ने एक सूत्र लिखा है, ठीक है। अब देखिए एक बात और, एक बात ये ध्यान रखना, यहां पर प्रथमा विभक्ति से युक्त जो पद है वो तो अक्षशलाका संख्या परेणा है, अक्षशलाका संख्या है। तृतीय विभक्ति से युक्त पद है वो कौन सा है, परेणा। इसका मतलब यहां पर भी परि जो अव्यय है वो उत्तर पद के रूप में आएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो जो शब्द दे रखे हैं, एक शब्द तो इसमें दे रखा है अक्ष, नंबर 1 अक्ष, नंबर 2 शलाका, और नंबर 3 संख्या, संख्या 1 2 3 ऐसे, ठीक है ना। परिणा, परि अव्यय के साथ उत्तर पद में आएगा परि, तो अक्ष, शलाका और संख्या पदों का परि अव्यय के साथ अव्ययी भाव समास होता है, सीधा सा अर्थ ही हो गया। इसमें पहले पद में कौन कौन से मिलेंगे आपको, अक्ष, शलाका अथवा संख्या शब्द का परि अव्यय के साथ समास हो तो अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। पहली बात तो ये। फिर उसके बाद ये समास किस अर्थ में आता है तो इसके लिए ध्यान देना, द्यूत व्यवहारे, इसके लिए ये जो समास है वो याद रखना, द्यूत व्यवहारे पराजय, दूत व्यवहारे पराजय एवायम समास है। ये ध्यान रखेंगे, इसके विषय में इंपॉर्टेंट बात है ये। द्यूत व्यवहारे, द्यूत व्यवहार में, द्यूत के खेल में, मतलब जुए के खेल में, जुए की क्रीड़ा होती है उसी में इस समास का प्रयोग होता है। इन शब्दों का प्रयोग क्या कर रहे हैं, तो द्यूत व्यवहारे पराजय एवायम, द्यूत व्यवहार में पराजय ही अयम समास है, यह समास, अर्थात द्यूत व्यवहार में जो पराजय होती है, पराजय के अर्थ में ही यह समास प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे। अब देखो पराजय अर्थ में अगर ये समास है तो इसका विग्रह कैसे करेंगे, तो पहले सीधी सी बात, तो एक सरल भाषा में ये समझ लीजिए, जब कोई भी खेल खेलते हैं, हम क्रीड़ा खेलते हैं, खेल खेलते हैं, चाहे आप खेलो चाहे मैं खेलूं, कोई और अन्य व्यक्ति खेल रहा है, तो जो कोई खेल खेलता है तो क्या हम ये चाहते हैं क्या उस खेल में हमारी पराजय हो जाए, नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि उस खेल में हमारी विजय ही विजय हो, पराजय न हो, ठीक है। लेकिन ये जो खेल है, इस खेल में अगर कोई शब्दों के साथ हम समास कर रहे हैं, और वो जो शब्द कौन से हैं, अक्ष, शलाका, संख्या और ये जो पद हैं, और फिर उत्तर पद में क्या मिले, परि, तो इसका समझला कि जहां विजय होगी, जहां विजय होगी वहां पर इनके साथ अव्ययी भाव समास नहीं होगा, लेकिन जहां तक पराजय होगी, जहां तक पराजय होगी वहां तक
इस संख्या पदों के साथ या इन शब्दों के साथ समास जो है वो अव्ययी भाव हो जाएगा। अब रही बात ये कि पराजय हो रही है तो विग्रह कैसे, तो देखो जीत का विपरीत अर्थ क्या है, पराजय। विजय का विपरीत पराजय है ना, तो सीधा सा अर्थ रखना, पराजय यदि अर्थ है तो विपरीतम वृत्तम, ये यहाँ विग्रह वाक्य लिखेंगे। तो सबसे पहले तो इसका अर्थ ये हो गया कि यह समास, यह कौन सा, संख्या पदों के साथ में या अक्ष शलाका के साथ में, यह समास द्यूत व्यवहार में, यह समास द्यूत व्यवहार में मतलब द्यूत के खेल में पराजय अर्थ में ही होता है, पराजय अर्थ में ही होता है। अब रही बात इसके विग्रह की, विग्रह कैसे करें, तो विग्रह का तरीका ध्यान रखना। इस समास में आप जो विग्रह करोगे तो वो ये देखना, पूर्व पद में, पूर्व पद में तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, पूर्व पद में आपको करनी है तृतीय विभक्ति, अंत में, अंत में विपरीतम वृत्तम, ये लिखना है अंत में विपरीतम। विपरीतम वृत्तम का मतलब जो आप चाह रहे थे उसके विपरीत कार्य हो गया। आप क्या चाह रहे थे, पराजय चाह रहे थे क्या, नहीं विजय चाह रहे थे, विजय चाह रहे थे, उसके विपरीत वृत्तम यानी घटना हुई है। तो जैसा हम चाह रहे थे उसके विपरीत घटना हो गई। तो खेल में सब विजय चाहते हैं, लेकिन विजय का विपरीत हुआ है पराजय, तो विपरीतम वृत्तम ये आपको अंत में लिखना है। अब इसका उदाहरण, उदाहरण जैसे पहला अक्ष शब्द के साथ तो अक्षपरी, दूसरा है शलाका, तो शलाका के साथ हो गया शलाका परी, तीसरा है संख्या के साथ जैसे एक परी, द्विपरी, त्रिपरी, ऐसे पंचपरी, संख्या 5 होती है तो विजय विजय हो जाती है, तो चतुष्परी भी कर सकते हैं अपन यहाँ। तो संख्या के साथ में परी आ जाए और अक्ष और शलाका पद हो उनके साथ परी जुड़ा है, तो फिर आप वहां समझना वो अव्ययी भाव समास होगा। और अव्ययी भाव समास है तो ये तो होगी पहचान इसकी, पहला पद संज्ञा पद मिलेगा, संज्ञा पद प्लस परी, यहाँ अव्ययी भाव तो हो गया, संज्ञा के साथ में लास्ट में क्या मिलेगा आपको, परी मिलेगा, वो अव्ययी भाव तो हो गया। लेकिन विग्रह कैसे करेंगे, पूर्व पद में तृतीया, अंत में विपरीतम वृत्तम। जैसे अक्षपरी तो आप क्या करेंगे, अक्षेण, अक्षेण विपरीतम वृत्तम, ऐसे। शलाका परी तो शलाका का तृतीय में क्या हो जाएगा, शलाकया, रमा का रमैया, शलाका का शलाकया, विपरीतम वृत्तम। इसी प्रकार एक परी तो एक का एकेन, विपरीतम वृत्तम। इसी प्रकार द्वि का तृतीया में तो द्वाभ्याम, द्वाभ्याम विपरीतम वृत्तम। त्रि का तो त्रिभी, संख्या 3 बहुवचन में तो त्रिभी विपरीतम वृत्तम, ऐसे, ठीक है ना। तो अक्ष शलाका और संख्या पदों के साथ, अक्ष शलाका संख्या पदों के साथ यदि हम बात करें तो यहाँ जो पद होगा वह हो जाएगा अव्ययी भाव समास में पराजय अर्थ में समास, ठीक है। तो पहली पहचान हो गई। अगर संज्ञा के साथ प्रति मिले तो भी अव्ययी समास, वहां लेस आ जाएगा षष्ठी के साथ, और इन पदों के साथ यदि परि मिल जाए तो भी अव्ययी भाव समास है। लेकिन यहाँ पराजय अर्थ में विपरीतम वृत्तम, इस तरीके से आप यहाँ समास करेंगे, लिख लीजिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
आगे अगला नियम है अपना यावद अवधारणे यावद अवधारणे। संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे होगा, यावत धन अवधारणे। अवधारणे अवधारण में, अवधारण अर्थ में, और यहां जो अवधारण पद है उस अवधारण पद का अर्थ है परिमाण, मात्रा। ठीक है, तो सीधा सा अर्थ हो गया यावत अव्यय का परिमाण अर्थ में यावत अव्यय का अवधारण, यहां अवधारण से तात्पर्य परिमाण, यावद अव्यय का अवधारण परिमाण अर्थ में, परिमाण अर्थ में सुबंत के साथ, सुबंत का मतलब किसी पद के साथ, पद के साथ, सुबंत के साथ समास हो तो अविभाव समास माना जाता है। जैसे इसका उदाहरण है यावत् श्लोकम। यावत् श्लोकम का संधि विच्छेद यावत धन श्लोकम षष्ठो अटी सूत्र के अनुसार पढ़ने पड़ा था। छत्वमिति वाच्यम उस वार्तिक के अनुसार ही होता है, छत्वमिति वाच्यम उसके अनुसार यावत श्लोकम। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें, पहला पद यावत और दूसरा श्लोक संज्ञा पद है जो सुबंत पद है, तो ये परिमाण अर्थ में होगा, मापतोल। तो यावन्तः श्लोकः, इसका विग्रह जो आप करेंगे यावन्तः श्लोकः, कि जहां तक श्लोक है, जहां तक श्लोक है, जहां तक श्लोक पढ़े गए हैं, ये तो यावन्तः श्लोका तावन्तः वहां तक उतने अच्युत प्रमाणः, अच्युत प्रमाणः, जहां तक श्लोक हैं वहां तक अच्युत प्रमाण, सब प्रमाणित है, प्रमाणित प्रमाण से रहित हैं। ठीक है ना, इस तरह का अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर आपने कहा यावत शब्द का किसी सुबंत के साथ अगर समास हो तो वहां पर परिमाण अर्थ में, अवधारण का मतलब क्या होता है परिमाण, तो परिमाण अर्थ में वहां पर है जो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो यावत श्लोकम, कि जहां तक श्लोक हैं वो परिमाण, वो माप जहां तक श्लोक लिखे गए हैं। तो यावन्तः श्लोका तावन्तः अच्युत प्रमाणः, इस रूप में यहाँ यावत अवधारण है। तो इसके लिए आप ये एक उदाहरण याद रखना, इसके लिए यह आपको ये एक उदाहरण मिलेगा यावत श्लोकम। इसमें पूछ ले तो सीधा सा याद बता देना अव्ययीभाव समास, विग्रह मिले तो यावन्तः श्लोका तावन्तः अच्युत प्रमाण, जहां तक श्लोक है वहां तक अच्युत प्रमाण है, इस रूप में इसका विग्रह कर लेंगे। क्लियर। तो अपना जो ये नियम है यावत अवधारणे वो परिमाण अर्थ में हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला जो अपना नियम है उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट नियम अपना अन्य पदार्थे च संज्ञायाम। अन्य पदार्थे च संज्ञायाम, ये अगला नियम, अन्य पदार्थे च संज्ञायाम, ये ध्यान दें। अगला जो अपना नियम है वह है अन्य पदार्थे च संज्ञायाम। अब यहां पर सीधा सा सीधा जो अर्थ लिखा है वो ये है अन्य पदार्थे, ये पद लिखा हुआ है अन्य पदार्थे, अन्य पद के अर्थ में। अब अन्य पद का अर्थ में तो बहुब्रीहि समास होता है, लेकिन अन्य पद के अर्थ में संज्ञायाम अर्थात नदीवाचक जो शब्द, नदी बीज से सूत्र में संख्या शब्दों के साथ तो नदी की बात करी थी, यहां पर आप ऐसे कह रहे हैं किसी सुबंत का
किसी सुबंत का अन्य पद के अर्थ की संज्ञा में, किसी सुबंत का अन्य पद के अर्थ की संज्ञा में यदि नच्चीवाचक शब्दों के साथ समास हो तो वहां पर आप बात कहेंगे अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो यहां सीधा अर्थ आप ऐसे लिखेंगे अन्य पद के अर्थ में अन्य पद के अर्थ में संज्ञा अर्थ में, संज्ञा अर्थ में समर्थ सुबंत का, समर्थ सुबंत का नदीवाचक सुबंत के साथ, सुबंत के साथ अव्ययीभाव समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है अन्य पद के अर्थ में, या आप संज्ञा अर्थ में कह सकते हैं। ठीक है, अन्य पद के अर्थ में विद्यमान सुबंत का नदीवाचक सुबंत के साथ अव्ययीभाव समास होता है। अगर ये आप इस तरीके से इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका शॉर्टकट तरीका निकालते हैं, ट्रिक से समझ लो इसको। ठीक है, एक ट्रिक बना लेते हैं इसकी। अपन ने ये कहा कि यहाँ जो है आपको समास मिलेगा तो पूर्व पद जो है ना, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद जो है ना, उत्तर पद नदी का नाम। अब यहां पर ये जो विशेषण पद मिलेगा, जैसे आप ऐसे कहें लोहित आ गया, श्रोणित आ गया, उन्मत्त आ गया, ठीक है ना, कृष्ण आ गया, ऐसे विशेषण पद आपको मिलेंगे। फिर आप नदी का नाम ढूंढेंगे वहां पर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको वहां पहचान लेंगे। मैं और भी सरल तरीके से इसको समझा देता हूं आपको दूसरे तरीके से। पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद क्या, नदी का नाम, ये तो उत्तर पद हो गया। पूर्व पद विशेषण में आप ये समझ लें लोहित, उन्मत्त, शोणित, कृष्ण, ऐसे नाम मिलेंगे इसको, है ना। वो पूर्व पद के रूप में ऐसे मिलेंगे, उत्तर पद में नदी का नाम मिल जाएगा, वो समझ लेना वो अन्य पद के अर्थ में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आप वहां पहचान कर लेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी उदाहरण ले लो, उदाहरण लेते हैं इसका जो प्रमुख उदाहरण है कौमुदी में, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे उन्मत्त गंगम, शोणित गंगम, लोहित गंगम, कृष्ण गंगम। गंगा के साथ क्यों दूसरा लिख दीजिए, उन्मत्त यमुनम, उन्मत्त यमुनम, लोहित यमुनम, लोहित यमुनम, ऐसे। तो पूर्व पद के रूप में तो उन्मत्त, लोहित, शोणित, कृष्ण आदि जो हैं ये विशेषण के रूप में मिलेंगे, और उत्तर पद में आपको नदी का नाम मिलेगा। अब ये जो लिखा है उन्मत्त गंग, शोणित गंग, लोहित गंग, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये किसी स्थान विशेष के नाम है कि ऐसा स्थान जहां पर गंगा उन्मत्त उफन रही है, उछाल के साथ चल रही है, उस स्थान विशेष का नाम है उन्मत्त गंग। शोणित गंग, जहां पर गंगा सनी हुई है वहां शोणित गंग हो गया। लोहित गंग, लाल गंगा, गर्म है जो गंगा, लाल गंगा है कि जहां पर लोहित है, लाल है,
ऐसा स्थान उसको कहेंगे लोहित गंग। इस प्रकार तो कोई स्थान है, अब देखो स्थान है तो वो तो तीसरा पद हो गया, पहला पद उन्मत्त है, दूसरा पद गंगा है, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद के अर्थ को प्रकट करें उस स्थान विशेष को, तो अन्य पद प्रधान होता है, वो बहुव्रीहि समास होता है। ध्यान से सुनना, अन्य पद प्रधान है वो बहुव्रीहि समास है, लेकिन यहाँ पर अन्य पद के अर्थ में, अन्य पद के अर्थ में फिर या उस संज्ञा में, जो स्थान विशेष संज्ञा का नाम ले रहे हैं ना, उस संज्ञा अर्थ में यदि नदी शब्दों के साथ इस अव्यय का, इनका जो पूर्व पद है सुबंत है, उसका नदी संज्ञकों के साथ भी समास होता है, तो आप वहां पर जो है बहुव्रीहि समास नहीं बता करके अव्ययी भाव समास बताएंगे। तो इसकी पहचान में क्या रखेंगे, पूर्व पद आपको विशेषण के रूप में मिलेगा और उत्तर पद यदि नदी सूचक शब्द मिल जाए तो आप वो तीसरे पद के अर्थ में होने पर भी समास कौन सा रहेगा, अव्ययी भाव समास रहेगा। इस बात की आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब रही बात इनके विग्रह की, विग्रह की तो मैंने क्या कहा, उन्मत्त है गंगा जहां पर, उन्मत्त है गंगा जहां पर। अब उन्मत्त विशेषण हो गया किसका, गंगा का, तो गंगा स्त्रीलिंग है तो उन्मत्त को स्त्रीलिंग में, तो उन्मता, उन्मता गंगा। अब जहां पर, तो जहां पर अर्थ में यत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं और यस्मिन का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे उन्मता गंगा यस्मिन, जहां पर उन्मत्त गंगम। इसी प्रकार जो है अब आप इनका कर लीजिए, शोणिता गंगा, शोणिता गंगा यस्मिन, लोहिता गंगा, यस्मिन। ध्यान रखना यहां पर, यहां अविभाव समास बताना आपको, कृष्णा गंगा यस्मिन। इसी प्रकार उन्मता यमुना, उन्मता यमुना यस्मिन, लोहिता यमुना यस्मिन। ऐसे यहां इसके समास विग्रह हो जाएंगे। तो अन्य पद के अर्थ में या किसी संज्ञा के अर्थ में नदी सूचक शब्दों के साथ फिर किसी पद का समास हो रहा है तो आप वहां पर अव्ययी भाव समास बताएंगे। और ये जो विग्रह है वो बहुब्रीहि समास के समान होता है, मतलब पूर्व पद में विशेषण के रूप में पद दिखाई देगा, उत्तर पद में नदी का नाम दिखाई देगा, और फिर वहां पर जो अन्य पद के अर्थ में समास होगा वहां आप समास बताएंगे कौन सा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, उसके बाद आगे अगला जो नियम है उसकी चर्चा करते हैं। लिख लिए होंगे अगला नियम, अप परि बहिरंचवः पंचम्यः। अप परि बहिरंचवः पंचम्या। अप परि बहिरंचवः पंचम्या, ये अपना अगला जो नियम है उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, यहां पर अप परि बहिरंचवः, इसमें तो प्रथमा विभक्ति दे रखी, गुरु का गुरुवः, अंचु का अंचवः, और नदी का नद्या, पंचमी का पंचम्या, यहाँ तृतीया विभक्ति है। तो ठीक है, तो पंचम्या, पंचमी से युक्त पद है जो उत्तर पद होगा। अब देखिए इसका अर्थ सीधा सीधा जो अव्यय लिखे हुए हैं वो ये है, अप परि बहि और अंचु, अंचु के लिए जैसे प्राक पद जो है, प्राक, प्राक पूर्व बहि अंचु तरफ अपने पढ़ा था, कारक में जो पढ़े थे ना वो वाले। तो अप परि बहि और प्राक, इन अव्ययों का अब पंचमी में क्या दे रखा है, तृतीया, तो पंचम्यंत, पंचम्यंत सुबंत के साथ
विकल्प से अव्ययीभाव समास होता है। सीधा सा तरीका क्या है, अपन ने ये कारक प्रकरण में भी पढ़ा था, अप परि बहि रंचु आदि जो पद होंगे उनके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ वैकल्पिक अव्ययीभाव समास हो रहा है। कैसे, मतलब इन पदों के साथ में पूर्व पद के रूप में आपको ये पद मिलेंगे, तो उत्तर पद जो है वो नपुंसक लिंग एक वचन में भी मिल सकता है और पंचमी विभक्ति एक वचन के साथ भी। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये हो गया पूर्व पद अप परि बहि और प्राक, उत्तर पद नपुंसक लिंग एक वचन या पंचमी एक वचन, बस इन दोनों के साथ ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के द्वारा मैं आपके सामने ये तो लिख रहा हूं विग्रह और ये समस्त पद विग्रह में है, जैसे अप विष्णु हो, ये हो गया समास विग्रह। अब समस्त पद की बात क्या करेंगे, एक तो अप लिख दिया और उसके साथ नपुंसक लिंग एक वचन बना दो अप विष्णु, ये तो नपुंसक लिंग में हो गया। दूसरा क्या करे हो, पंचमी एक वचन के साथ, तो दूसरा आपका इसका हो जाएगा अप विष्णु हो, दोनों सही हैं। ये हम बात करे थे, मतलब अप परि बहि रंचु पद जो हैं उनके साथ पंचम्यंत का, तो पंचमी के साथ अंत हो रहा है, तो पंचम्यंत के साथ वैकल्पिक अव्ययीभाव समास, मतलब आप ऐसे कहें या तो नपुंसक लिंग एक वचन में समस्त पद हो जाएगा। अब अप परि बहि इनमें से आ रहा है, तो पूर्व पद में जो उत्तर पद है उसमें पंचमी का प्रयोग कर दो। तो जिस प्रकार विग्रह है समस्त पद सेम टू सेम वैसा मिल जाएगा, या फिर नपुंसक लिंग में, दोनों। अब ऐसे तो समझ गए होंगे। अब मैं दूसरा उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने दूसरा उदाहरण लिख देता हूं। मैंने ये उदाहरण लिख दिया परि विष्णु हो, ये उदाहरण डाल दिया परि विष्णु हो। अब इसका समस्त पद क्या बनाएंगे, एक तो नपुंसक लिंग में कर दो, नपुंसक लिंग में करेंगे तो क्या हो गया परि विष्णु, और दूसरा परि विष्णु हो, ऐसे हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा ना। अगला है जैसे बही, तो मैं उदाहरण लिख रहा हूं बही वनात, ये समास विग्रह है। अब इसका समस्त पद बनाएंगे तो बही बहिर्वनम, नपुंसक लिंग में कर देंगे तो बहिर्वनम। अब पंचमी के साथ कर दो तो बहिर्वनाथ, बहिर्वनाथ, ऐसे हो गया। जैसे अगला प्राक वनात, या गया प्राक वनाथ, तो इसका समस्त पद है प्रागवनम, प्रागवनम नपुंसक लिंग में, या आप ऐसे कर दो प्राग वनाथ, ऐसे। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ इसके साथ समझेंगे। ये जो नियम है अपना, अपन ने ये कहा कि अप परि बहि रंचु है पंचम्या, पंचम्यंत के साथ अप परि बहि रंचु, अंचु मतलब प्राक पद जो है ऐसे अंचु सूचक पद हैं, उनके साथ यदि पंचमी से अंत होने वाले पद के साथ समास हो तो वहां पर अव्ययीभाव समास माना जाता है। इनके लिए समस्त पद वो दो प्रकार से बनेंगे, विग्रह पंचमी के साथ रहेगा, ये आप विशेष ध्यान इसमें रखेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद आगे अगला जो अपना नियम है,
आंग मर्यादा भी विद्यो। अगला नियम, आंग मर्यादा भी विद्यो हो। अब देखिए इसका अर्थ, ये जो मर्यादा भी विद्यो पद लिखा है, मर्यादा धन अभिविद्यो, आंग मर्यादा अभिविद्यो, मर्यादा धन अभिविद्यो, ये इस रूप में। ठीक है, अर्थ देखो इसका, यहां पर आंग जो अव्यय दे रखा है उसका अर्थ हो गया आ, आंग का मतलब आ अव्यय का मर्यादा अथवा अभिविध अभिविधि अर्थ में पंचम्यंत सुबंत का सुबंत के साथ विकल्प से अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, यहां पर भी मतलब जो पूर्व पद होगा वो आपके यहां पर अव्ययीभाव जो अव्ययीभाव समास में आ अव्यय के रूप में मिलना है। उत्तर पद होगा वो संज्ञा पद होगा, लेकिन वो मर्यादा या अभिविध जो अर्थ है उस मर्यादा या अभिविध अर्थ में आएगा। कैसे? जैसे उदाहरण के द्वारा, यहां पर आप एक उदाहरण समझना। जैसे मैंने एक उदाहरण लिख दिया, आ मुक्ते है, दोनों पद अलग अलग लिखे हैं ना। अब आ के साथ आंग आ गया, फिर मुक्ते पंचम्यंत आ गया, ऐसे समझ ले। जो सूत्र लिखा है उसमें पहचान लिखी हुई है, पहले आ मिलेगा और फिर यहाँ पंचम्यंत के साथ आएगा तो उत्तर वाला पद पंचमी से युक्त होगा। अब समस्त पद बनाएंगे तो आ का तो आ कर दो और मुक्ति का नपुंसक लिंग में कर देंगे मुक्ति, तो आ मुक्ति हो गया। दूसरा क्या कह रहे हो? दूसरा ये करें कि पंचम्यंत के साथ विकल्प से हो जाएगा, तो पंचमे का पंचमी रख दो, तो दूसरा रूप बन जाएगा इसका आ मुक्ते ही। ऐसे तो पंच, अभी जो थोड़ी देर पहले अपपरि बहिरंचु की बात करें, सेम टू सेम वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीधा सा अर्थ निकाले आ के साथ में, नपुंसक लिंग में और पंचमी के साथ, जैसे अपपरि बहिरंचु के साथ निकाला था, सेम टू सेम वैसे ही आप यहाँ निकालेंगे अर्थ। ठीक है, दूसरा उदाहरण इसका, दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे अपने पास दूसरा उदाहरण इसका आ कुमारिव्य, आ कुमारिव्य, आ कुमारिव्य। अब क्या करेंगे, एक तो नपुंसक लिंग में कर दो आ कुमारम, और दूसरा पंचमी के साथ कर दो आ कुमारेभ्य। ऐसे, तो ये ऐसे सीधी तरीके से आप यहाँ पर शब्द जो हैं उनको ढूंढ लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में अगला उदाहरण है इसका आ पाटलिपुत्रेभ्य, आ पाटलिपुत्रेभ्य। अब क्या करेंगे, एक तो नपुंसक लिंग में कर दीजिए, तो आ पाटलिपुत्रम, ये तो नपुंसक लिंग में हो गया आ पाटलिपुत्रम, और पंचमी के साथ कर दीजिए आ पाटली पुत्रेभ्य। ऐसे समझ आ गया? तो इस तरीके से आ के साथ भी आप नपुंसक लिंग में, और दूसरा आ पाटली,
दूसरा जो है आप वो बात करेंगे वो पंचमी के साथ विकल्प से अव्ययीभाव समास कर देंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। पारे मध्य षष्ठ्या वा, पारे मध्य षष्ठ्या वा। ठीक है, वा का मतलब वही विकल्प से, तो अब पारे मध्य, पार और मध्य पदों का पार एवं मध्य पद का षष्ठ्यंत सुबंत के साथ विकल्प से अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, अब एक बात और सुनना, यहां पर नोट के रूप में ये ध्यान रखना, पार एवं मध्य शब्द के ए के स्थान पर समस्त पद में ए हो जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे उदाहरण के द्वारा अपन समझते हैं, पारम गंगायाः, पारम गंगायाः, ये आ गया। ये विग्रह है षष्ठ्यंत के साथ पार और मध्य का। अब क्या करेंगे, समस्त पद बनाएंगे तो पारम का तो कर देंगे क्या, पारे, और गंगायाः का गंगम, पारे गंगम, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे मध्यम गंगायाः, तो मध्य गंगम, मध्य गंगाया मध्य गंगम, ऐसे यहां आप यहां इनका विग्रह करेंगे। ठीक है ना। क्लियर। अब चाहें तो अपन इनका दूसरे तरीके से विग्रह हम करें तो आप ऐसे भी कह सकते हो, गंगायाः पारम गंगायाः मध्यम, तो भी पूर्व निपातन करके क्या कर देंगे, प्रथमा निर्दिष्ट उपसर्जन और उपसर्जन पूर्वम, तो भी आप इनका रूप ये करेंगे, पारे गंगम और मध्य गंगम, तो भी ऐसा होगा। तो अपन दोनों तरीके से विग्रह करेंगे, पारम गंगाया मध्यम गंगाया पारे गंगम मध्य गंगम, या गंगाया पारम गंगाया मध्यम पारे गंगम मध्य गंगम। इस तरीके से पार और मध्य शब्द के साथ भी आप वहां षष्ठ्यंत शब्दों का आप समास जो करेंगे वो होगा कौन सा समास, अव्ययीभाव समास। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ अव्ययीभाव समास को पहचानेंगे। उसके बाद अगला जो नियम है उसकी ओर बढ़ते हैं। अव्ययीभाव समास में प्रति पर समनुभ्यो, प्रति पर समनुभ्यो अक्षण है, प्रति पर समनुभ्यो अक्षण है। इसमें जो
अव्यय पद दे रखे हैं वो ये दे रखा है प्रति, परम, सम और अनु। ये तो है अव्यय पद, प्रति, पर, सम, अनु, ये 4 अव्यय पद हैं। और इन 4 अव्यय पदों का अक्षण है अक्षी के साथ, अक्षी जो पद है वो परे होने पर, बाद में होने पर, अक्षी शब्द के साथ यदि समास हो तो सीधा सा अर्थ ये निकालो, प्रति, पर, सम अथवा अनु अव्यय का, अव्ययों का अक्षी शब्द के साथ समास हो, समास हो तो अविभाव समास माना जाता है। ये ध्यान, प्रति, परम, सम, अनु, ये जो परम है वो पर अव्यय है और परोक्ष से लिट से पर का परम बन जाएगा। ठीक है ना। परम की जगह आप यहां पर समझ लीजिए, प्रति, पर, सम, अनु, ये जो अव्यय हैं इन अव्ययों का अक्षी शब्द के साथ यदि समास हो तो अव्यय भाव समास बनेंगे। जैसे कैसे, प्रति प्लस अक्षी से क्या बन जाएगा, प्रत्यक्षम। इसे परोक्ष से लिट जो सूत्र है, पर में ए है उसका ओकार कर देंगे तो परोक्षम, फिर समक्षम, फिर अनु के साथ अन्वक्षम। ये इसके उदाहरण हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष, समक्ष, अन्वक्ष। ठीक है ना। प्रति, पर, सम और अनु इन अव्ययों के साथ यदि अक्षी शब्द का समास हो तो फिर वहां पर जो है अविभाव समास माना जाएगा। ठीक है भाई। अब यदि हम इनके समास विग्रह की हम बात करें, इनका समास विग्रह किस रूप में करना है तो प्रति के योग में द्वितीय का प्रयोग होता है। तो आप इनका समास विग्रह ये करेंगे, अक्षिणी प्रति, यहां अक्षणों षष्ठी का द्विवचन परम, यहां अक्षणों, ये जो सम है वो योग्य अर्थ में आ जाएगा, यहां योग्यम, और अनु जो है वो पश्चात अर्थ में अक्षणों पश्चात। तो सीधा सा याद रखना, प्रति, पर, सम अथवा अनु ये जो अव्यय हैं इनका फिर अक्षी शब्द के साथ यदि समास दे रखा हो तो आप वहां पर जो समास बताएंगे वह हो जाएगा अपना कौन सा, अव्ययभाव समास। ठीक है। तो ये अपने कुछ अव्ययभाव समास थे, उस अव्ययभाव समास के अपन ने नियमों की चर्चा की है। तो एक बार आज की क्लास में अपन ने अव्ययभाव समास के विषय में जितना पढ़ा उसको संक्षिप्त रिपीट करते हैं, वापस से ध्यान दे लें। आपको लग सकता है कि थोड़े हार्ड होंगे, हार्ड कुछ भी नहीं है, एकदम इजी हैं। सबसे पहले तो सुप प्रत्यना मात्रार्थी, देखो यहाँ जो सूत्र हैं उनके द्वारा आप ऐसे समझे, तृतीया का प्रयोग जहाँ दे रखा है ना वो दूसरे पद में चुन ले डायरेक्ट ही। तो सुप का मतलब तो सुबंत शब्द हो गया, कोई पद हो गया, किसी सुबंत का प्रति अव्यय के साथ समास हो और वो कौन से, मात्रा अर्थ में, स्वल्प अर्थ में, तो अव्ययभाव समास। पहचान आपकी ये होगी, यहाँ पर संज्ञा पद होगा और फिर प्रति आपको मिलेगा। विग्रह क्या करेंगे तो लेसह मिलेगा, षष्ठी एक वचन मिलेगा, ये आप पहचान कर लेंगे। उदाहरण आपके सामने लिखे हैं। दूसरी पहचान में अक्षर शलाका संख्या परिणाम, अक्षर शलाका और संख्या शब्दों का परि अव्यय के साथ में है ना वहाँ समास होगा तो फिर आपको जो है वो अव्ययभाव समास मिलेगा। ये जो अव्ययभाव समास है वो द्युत व्यवहार में पराजय के अर्थ में होता है। ठीक है। इसकी पहचान अपन की बात करें, देखिए पहचान, मैं पहचान बता देता हूं। यहाँ पहचान में आप ऐसे करना, पहचान क्या होगा, पूर्व पद अक्ष या शलाका या संख्या पद उत्तर पद
उत्तर पद, यहां आपको मिलेगा क्या, परी। ये इसकी पहचान है, ठीक है ना, यहां से आप पहचान कर लेंगे। क्लियर। फिर इसके उदाहरण जो हैं आपके सामने लिखे गए हैं, ठीक है। फिर आगे की बात अपन ने की, यावत अवधारणे पूर्व पद यावत और दूसरा पद संज्ञा पद मिल जाए तो वो परिमाण अर्थ में होता है, वो भी अव्ययीभाव समास होगा। तीसरी पहचान अपन के, अन्य पदार्थे च संज्ञाम, विशेषण पूर्व पद विशेषण मिलेगा, और विशेषण जो होंगे वो कौन से होंगे, लोहित, उन्मत्त, शोणित, कृष्ण आदि जो हैं ये विशेषण होंगे। उत्तर पद के रूप में नदी का नाम मिलेगा, वो किसी अन्य पद के संज्ञा के अर्थ में आएगा, तो वहां आप अव्ययीभाव समास समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगली जो पहचान है, अगला जो नियम था, अपपरि बहिरंचु में पंचम्या एक, अपपरि बहिरंचु इनमें से कोई सा पद मिलेगा, और उत्तर पद पंचमें नपुंसक लिंग एक वचन है, पंचमंत एक वचन होगा, वो भी अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार पूर्व पद के रूप में आपको आ मिलेगा। पूर्व पद के रूप में इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान आ के साथ कर लेना। पूर्व पद आ, उत्तर पद नपुंसक लिंग एक वचन या पंचमी एक वचन, वो आपके पहचान में आ गई, इससे आप पहचान लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपने का पारे मध्य षष्ठ्यवा, पार या मध्य शब्द के साथ और षष्ठ्यंत पद होंगे तो भी वहां अव्ययीभाव समास हो जाएगा। और लास्ट में अपन बात करे थे प्रतिपरसम अनुव्यक्षण है, प्रतिपरसम अथवा अनुअव्यों के साथ अक्षी शब्द का समास है तो भी वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास होगा। इसी के साथ ये अपना अव्ययीभाव समास है वह कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ अव्ययीभाव, हाँ एक बात और सुन ले, अव्ययीभाव समास में सबसे ज्यादा जो उदाहरण आते हैं वो संख्या वंशेन नदीभिश्चय या तो उसके आते हैं, या फिर हम बात करें तो जो 16 अर्थों में आपने पढ़ा था उसके। तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 को टिक कर लेना आप। तो पहला 16 अर्थों में जो अव्यय पढ़ा है, एक तो वो वाला है, एक संख्या वंशेन का, और एक नदी सूचक जो शब्द है नदीभिश्चय सूत्र की बात करते, इनका जो है मैं ऐसे नहीं करा उन्हीं में से आते हैं, पर 99% जो प्रश्न आते हैं वो उन्हीं 3 नियमों में से आते हैं। बाकी के आप इनकी भी चर्चा कर सकते हैं, इनमें से भी कोई प्रश्न देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। तो इसी के साथ ये अपना अव्ययीभाव समास कंप्लीट होता है। अब अगले जो समास हैं, जैसे तत्पुरुष समास की हम बात करें हैं, फिर उसके बाद में बहुब्री आएगा, द्वंद्व आएगा, तो ये जो समास हैं तो आगे की क्लास में हम अगले जो समास होगा उसकी चर्चा करेंगे। जय हिंद।